हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ अवर एमसीक्यू मैराथन फॉर कॉस्टिंग। सीएमए इंटरमीडिएट के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता ही है 2022 सिलेबस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू को प्रिपेयर करना। और इसी एमसीक्यू को लेकर के हमने जबरदस्त प्रयासों की शुरुआत कर दी है। नॉट जस्ट वन बट की 6 पार्ट्स में मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं हमारे एमसीक्यू मैराथन को। एंड ऑब्वियसली इसका एक कंपाइल्ड वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। बट अगर आप भी फैन हैं छोटे छोटे सेशंस के, एक एक घंटे के सेशंस के, तो आपको एक ये सेशंस देखने चाहिए। दिस विल एंश्योर कि कॉस्टिंग में एमसीक्यू पोर्शन आप बहुत अच्छे से कर सके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी जहां से आप आराम से जाकर के अपनी सारी जो भी जरूरत है उनको पूरी कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम इस अपने सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। एंड इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। इस पार्ट में भी हम अनदर 100 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस मैराथन फॉर कॉस्टिंग एमसीक्यूज। आइए जी शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 101। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे वर्कर्स दिए हुए हैं जो कि लेफ्ट एंड डिस्चार्ज शायद हमें कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी वर्कर्स हैव सेपरेटेड फ्रॉम आवर बिजनेस। सेपरेटेड का मतलब ही होता है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। अब ये चीज शायद आपको पता हो, शायद याद हो, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड कैलकुलेट करना है। सवाल में वी हैव बीन गिवन लेबर टर्नओवर रेट्स ऑफ 20%, 10% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। 10% है फ्लक्स में, 10% सॉरी 20% है फ्लक्स में, 10% है रिप्लेसमेंट में और 6% है सेपरेशन में। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं। जो फ्लक्स होता है उसमें टोटल 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा होता है आपका सेपरेशन का या रिप्लेसमेंट बोल देते हैं, जो कि है 10%, ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है आपका सेपरेशन, जो कि यहाँ दिया हुआ है 6%। एक और हिस्सा होता है यहाँ पे, वो होते हैं न्यू एडिशंस। न्यू एडिशंस मतलब वो रिक्रूटमेंट जो कोई एक्सपेंशन प्लान से रिलेटेड है, कोई के रिप्लेसमेंट नहीं है। वो यहाँ पे एक हिडन फिगर है 4% का, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दे हैव आल्सो टोल्ड अस कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो रिप्लेस किए गए हैं वो है 80। तो अपने वो पूछते हैं ये लोग कि भैया बताओ सेपरेटेड कितने होंगे। तो बहुत इसका करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। आपको सबसे पहले जो आपके वर्कर्स रिप्लेस्ड दिए हुए हैं ना, उन रिप्लेस्ड वर्कर्स को आप डिवाइड कीजिए विथ योर रिप्लेसमेंट परसेंटेज, जो कि होगा 80 डिवाइडेड बाई रिप्लेसमेंट का परसेंटेज है 10%। तो जैसे ही हम डिवाइड बाई 10% करते हैं, रिजल्ट आया 800। ये 800 क्या आया, ये 800 आया एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आया, 800। अब ये मैं एक फॉर्मूले के तहत ही कर रहा हूं। अगर आपको रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है अच्छे से, तो यू नो उसका फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस डिवाइडेड बाई एवरेज। उसी को यूज करके मैं यहाँ एवरेज निकाल रहा हूं, जो कि है 800। अब इस 800 के फिगर को अगर हम अपने सेपरेशन वाले परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट अवर सेपरेशन नंबर एज वेल। तो वो आ रहा है 800 इंटू 6% करके। क्लियर। तो ये रिजल्ट 48 कैसे आया, मैं आपको एक रफ वे में समझाया। एक बार वापस अटेम्प्ट करूंगा सारी चीज को समझाने का, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो हमारा रिप्लेसमेंट मेथड है उसके हिसाब से लेबर टर्नओवर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज, करेक्ट। तो ऐसे में अगर हम अपने रिप्लेसमेंट के परसेंटेज को देखें, वो है 10%। हमारे टोटल रिप्लेस्ड वर्कर्स हैं 80। तो हमारा एवरेज कितना होगा, हमने कैलकुलेट किया, एवरेज आया 80/10%। सो द नंबर इज 800, ठीक है। अब इसके बाद में हमें सेपरेशंस के हिसाब से परसेंटेज दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला होता है सेपरेशंस बाय एवरेज। तो ऐसे में नंबर ऑफ सेपरेशंस निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू सेपरेशन का परसेंटेज कर दो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो एवरेज है हमारा 800, सेपरेशन का परसेंटेज है 6, तो रिजल्ट आ गया 48। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो ये 48 कैसे आया, ये मैंने फिर से एक अटेम्प्ट किया समझाने का। आई होप आपको ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें तो ये भी सिमिलर सा ही सवाल है। यहाँ पे दे हैव आस्क्ड अस कि बताओ टोटल कितने वर्कर्स ने रिक्रूटमेंट और ज्वाइनिंग करी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, फ्लक्स के हिसाब से मैंने आपको समझाया ही था। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वो हैव सेपरेटेड फ्रॉम अस इज 6%, बट total number of workers who have replaced is 10% and new addition is 4%। तो अगर हम इन दोनों को मिला लें तो रिजल्ट आता है 14%। तो 14% वर्कर्स वो हैं जिन्होंने हमारी
फैक्ट्री या फिर जो भी बोलते हैं हमारे ऑफिस सेटअप को ज्वाइन किया है, एंड ये ज्वाइन जो किया है उसमें रिक्रूटमेंट हुआ है उनका, और ये रिक्रूटमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है, या फिर में इट कुड ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपेंशन प्रोग्राम, जो भी है दोनों इसमें आ जाएगा। तो 800 हमारा ऑलरेडी एवरेज आया हुआ था, एवरेज में 14% मल्टीप्लाई कर दो, देख लो रिजल्ट क्या आता है। तो अपना रिजल्ट आ रहा है 800 का 14% 112, सो द करेक्ट आंसर इज 112। ठीक है, अब ये सब एमसीक्यूज यार जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, इनको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया लेबर टर्नओवर पे, गारंटीड बात है आपके 2 में से 2 मिल जाएंगे आपको बड़े आराम से। तो ये 2-3 जो क्वेश्चंस मैंने कवर किए इनको अच्छे से करके जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। ये भी देखो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल दिख रहा है। दे हैव आस्क्ड अस कि भैया लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना एज पर रिप्लेसमेंट मेथड, सो फॉर दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला रिप्लेसमेंट्स बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अगर वर्कर्स की बात करें तो बिगनिंग में दिए हुए हैं 500 और एंड में दिए हुए हैं 600, 500 एंड 600, सो द एवरेज बॉइल्स डाउन टू 550। ये तो पहले क्लैरिफाई हो गया। आगे अपने को बोलता है दैट ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट एंड 20 वर डिस्चार्ज्ड। इसका मतलब टोटल जो सेपरेट हुए हमसे वो है 5 + 20। सेपरेशन का मतलब ही होता है लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज, तो दोनों मिला के हो गए 25। एंड इसके अलावा टोटल 75 वर्कर्स को हमने रिक्रूट किया है। यार पूछ क्या रहे थे ये हमसे, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में पूछे होते हैं। ओके, तो टोटल आपने 75 वर्कर्स को रिक्रूट किया, चलो अच्छी बात है। इस रिक्रूटमेंट में अगले बोलते हैं कि 10 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको हमने रिक्रूट किया इन वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। इसका मतलब किसी के जाने पे हमने रिक्रूट किया, यानी टोटल रिप्लेसमेंट यही है। सो टोटल रिप्लेसमेंट जो नंबर्स हैं वो है 10, हमारी एवरेज है 550। रिप्लेसमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत आसान है। सो रिप्लेसमेंट परसेंटेज विल बी 10 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 बाई 550, रिजल्ट आ रहा है 1.82%। 1.82% इज द फाइनल रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 103। 104 भी सेम क्वेश्चन है। इसमें ये लोग हमसे पूछ रहे हैं भैया सेपरेशन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो यार सेपरेशन के वर्कर्स हमारे पास 25 थे, कैलकुलेट हमने पहले ही किया था। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 बाई 550 इंटू 100, एंड इसका रिजल्ट आ रहा है 25 बाई 550, ये आ रहा है 4.55%। मैंने कहा था ना आपको, मेरे साथ आप थोड़े से लेबर टर्नओवर के सवाल कर लो, आपके एमसीक्यू की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। वर्कर को 60 आज हमने टोटल अलाउ किया है, सो दिस इज अवर एसएच। एसएच मतलब स्टैंडर्ड आज। इसके अलावा हमारी गारंटीड वेज रेट जो है वो है 10 की, और रोवन प्लान के अंतर्गत मतलब उसके अंदर में आपका इफेक्टिव वेज आ रहा है 12 का। सो इफेक्टिव रेट इज 12 पर आवर। 12 पर आवर, बहुत बढ़िया। आपको बोलता है कि सेम सेविंग अगर आपको टाइम में हो तो हेल्थ से प्लान में कितना आएगा। भाई साहब क्या सवाल पूछ रहे हो आप, ये सवाल इतना गजब है, इस पे स्टार लगा लो। एमसीक्यू के लिए मेरे को लगता है तौबा तौबा कर देगा, इतना ज्यादा इसमें वर्किंग है। ठीक है ना, एमसीक्यू के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 2 मार्क्स भी दे रहा है आपको इंस्टीट्यूट। तो ऐसे आप एमसीक्यू को लेकर के रोना धोना कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स एमसीक्यू में मिल रहे हैं तो थोड़ा तो एफर्ट लगवाएंगे ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका देखो बड़ा सवाल है ये, एक्चुअल में हम लोग अपनी क्लास में पूरा डिटेल में करते हैं, तो आपको मैं समझाता हूं ये कैसे होगा एग्जैक्टली। चलो यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं। लेट एक्चुअल आवर्स बी एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स ऑलरेडी 60 है, और हमारी गारंटीड वेज रेट जो है वो है 10 है, और इफेक्टिव रेट है हमारी 12। ठीक है, गुड। अब अगर इफेक्टिव हमारी 12 है, इसका मतलब हमारा जो टोटल वेजेस आ रहा है हमारे पास में इंक्लूडिंग बोनस, वो आ रहा है x इंटू 12, यानी कि 12x। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा, टोटल वेजेस के लिए एज पर रोवन प्लान का ही दिया है ना डिटेल्स इन्होंने। यस, दे हैव गिवन अस डिटेल्स फॉर रोवन प्लान। तो रोवन प्लान के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है AH इंटू गारंटीड रेट प्लस AH यानी एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इंटू SH माइनस AH इंटू गारंटीड रेट। ठीक है, अब देखो हम सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे x वाली वैल्यू से। जैसे टोटल वेजेस को मैं 12x लिखना चाहूंगा। ठीक है, मेरा एक्चुअल आवर्स मुझे पता नहीं, वो तो मैंने x माना ही है, पर मेरी रेट है 10 की, तो मैं इसको लिखूंगा 10x। रेट ये वाली जो है ये गारंटीड वेज रेट है, ये इफेक्टिव वेज रेट नहीं है। इफेक्टिव से हमने टोटल वेजेस निकाला था, पर फॉर्मूले में गारंटीड वेज रेट होता है। तो दिस इज 10x प्लस x बाई 60 ब्रैकेट में 60 माइनस x इंटू 10। क्लियर। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं।
तो 2x इज इक्वल टू, मैंने इस 10x को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू x बाई 6 और ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स। क्लियर? अब यहां से हमारा x और x कट गया एंड अब हमारे पास बच रहा है 12 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 48। आप कहेंगे कुछ ज्यादा ही भैया बड़ा सॉल्यूशन कर दिया। भाई मैं क्या करूं, सवाल ये लोग बड़े सवाल को अगर एमसीक्यू में दे रहे हैं तो हो रहा है इतना मेहनत। बट x का वैल्यू आ गया 48। जैसे ही x का वैल्यू 48 आ जाएगा, जिसको समय लग रहा है ना इधर पॉज करके एक बार पूरा कॉपी कर लेना। बट अगर आपका AH यहां पे 48 आ गया तो आपको बोलता है कि भैया कैलकुलेट करो हेल्थ से प्लान में हमारे को कितना यहां पे सेविंग्स होगा। ठीक है, सॉरी कितना अपने को अर्निंग मिलेगा। तो हेल्थ से प्लान के हिसाब से फॉर्मूला होता है AH इंटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। करेक्ट? तो उस हिसाब से हमारे को 48 आवर्स लगा, 48 आवर्स का 10-10 रुपए करके मिलेगा, प्लस 50% ऑफ मिलेगा 12 आवर्स सेव्ड। 60 आवर्स का काम हमने बनाया 48 आवर्स में, तो 12 घंटे बचे, इस पे भी 10 रुपए की रेट लगा दो, तो दिस विल बी 480 प्लस 120 50 60, ये हो गया 540। करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज 540। क्या मेहनत के बाद में ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अगेन जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 105 में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, आप लेबर का हमारा ना जो मैट है उसके अंदर के सवाल कर लो, तो उसमें भी आपका ये कवर हो जाएगा। मतलब उसमें ऑब्वियसली इतना बड़ा सवाल भी था जिसमें ये सारी चीजें हो रही थी, इन्होंने एमसीक्यू की शक्ल में दे दिया, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है उसको इलैबोरेट करके डिस्कस करने का। सो डिस्कस दिस इन अ वेरी स्मार्ट एंड फास्ट वे। बट अगर आप पूरा मेथड समझना चाहते हैं, कॉपी खोलिए, सामने मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का मिला करके एक सिंगुलर नाम है। सो 106 का करेक्ट आंसर विल बी बी। 107 अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर इज नोन एज कॉस्ट एलोकेशन। अब यहां एक आइटम की बात की गई है, ना कि कॉमन कॉस्ट की बात की गई है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है, अगर इन्होंने कॉमन कॉस्ट मेंशन किया तो उसका आंसर होगा अपोर्शनमेंट। मैं समझा चुका हूं आपको फर्स्ट वीडियो में। और यहां पे जैसे होल आइटम की बात की तो उसका मतलब होगा एलोकेशन। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट था हमारा एमसीक्यू मैराथन का, उसमें मैंने आपको एलोकेशन अपोर्शनमेंट सब सिखा दिया था, तो वहीं से ये पूरा कैप्चर हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है इनमें से कौन सा नहीं है मेथड ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो भैया कॉस्ट एब्जॉर्ब करने के कई तरीके होते हैं। आप इसे पर यूनिट पे कर सकते हो, आप इसे लेबर आर रेट पे कर सकते हो, आप इसे मशीन आर रेट पे कर सकते हो, और आप इसे चाहे तो परसेंटेज ऑफ वेजेस पे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पे बोला इनमें से कौन सा तरीका नहीं है। तो पहला बोला परसेंटेज ऑफ मटेरियल ले लो, कर सकते हैं, एमएचआर पे कर लो, कर सकते हैं, एलएचआर पे कर लो, कर सकते हैं, पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में नहीं होता। इसे तो हम कहते हैं रीअपोर्शनमेंट। ये रीअपोर्शनमेंट या फिर जिसे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये उसका मेथड है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज अ मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो ये बहुत टेक्निकल इस तरह के सवाल, पर ध्यान तो देना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पे ये बोल रहा है, 109 पे भी आ गए अपने, क्या बात है। 109 हमको ये बोल रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स शुड बी एलोकेटेड टू। तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, वो सर्विस डिपार्टमेंट में भी एलोकेट हो सकते हैं और प्रोडक्शन में भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली सी होगा। ये हमने प्रैक्टिकल बनाते बनाते ही सीख लिया, तो उसको अलग से थ्योरी के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत थी भी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 मोस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मशीन। इंश्योरेंस ऑफ मशीन कहा जाएगा तो भैया ये वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से बटेगा। तो बेसिकली ये ऐसा कहना है कि अगर मान लो आपका इंश्योरेंस पे टोटल खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए, तो इसको कौन सी मशीन को कितना बांटे, कैसे पता चलेगा? तो आप एज पर वैल्यू ऑफ मशीन इसको बांट सकते हैं। इस सवाल का यही मतलब था। तो ये एकदम सही है, हमने इसको प्रैक्टिकल से बनाया हुआ है। ब्लैंकेट रेट क्या होता है? पूरी फैक्ट्री का एक ही सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर निकलता है तो उसे हम कहते हैं ब्लैंकेट रेट। ऑप्शन नंबर ए में ये बात डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 112 अपने वो पूछ रहा है कि एक कंपनी है जो कि बनाती है एक सिंगल प्रोडक्ट एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स मटेरियल यूसेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी ये पता करना चाह रहा है कि भाई इसका मटेरियल कितना यूज होगा, मटेरियल यूसेज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बोलता है 1 यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल यूज होता है और 5000 यूनिट्स को ये आगे अगले साल प्रोड्यूस करेगा। तो 5000 यूनिट अगर तुम प्रोड्यूस करने जाओगे तो 2 kg के हिसाब से 10,000 kg तुम्हारा कंजम्पशन होना है।
तुम्हारा 10,000 केजी का कंजम्पशन होना है, ठीक है। फिर बोलता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है 800 केजी का, एंड क्लोजिंग में जाते जाते ये 20% से इंक्रीज हो जाएगा, तो 820% से इंक्रीज होगा, तो इट विल बिकम 960 केजी। अपने को बोलता है मटेरियल यूसेज कितना होगा। अब ये देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आमतौर पे बच्चा ना बुद्धि ज्यादा लगाता है। वो ये सोचता है कि इधर में ना फॉर्मूला बनेगा परचेज के लिए, वो सोच लेता है परचेज के लिए फॉर्मूला आमतौर पे होता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो उस हिसाब से ये रिजल्ट होगा 10,000 प्लस 960 माइनस 800, तो इसका रिजल्ट आएगा 10160, और 10160 को डी टिक भी कर देगा बच्चा। भाई यहां फंसोगे आप इसी चक्कर में कि ये गलत ऑप्शन है। 10160 एकदम सही आ रहा है, मेरा भी कैलकुलेशन आ गया, लेकिन ये करना ही नहीं है। इन्होंने यहां मटेरियल परचेज्ड नहीं पूछा, इन्होंने पूछा मटेरियल यूज कितना करोगे। यूज तो भैया 10,000 ही होगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया। ये देखो टोटल जो हमारा कंजम्पशन है वही तो हमारा यूज होगा। बस आमतौर पे ये सवाल ना यहाँ स्टॉप नहीं होते। अधिकतर सवाल जो हमने प्रैक्टिस किए हैं उनमें परचेज की क्वांटिटी तक हम पहुंचते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहां कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कंजम्पशन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग भी कर देंगे। उन बच्चों के लिए भी आई थिंक ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ जी उनके लिए भी दिया हुआ है। तो मतलब आप अगर ओपनिंग क्लोजिंग ये सब वाले में लफड़े में फंसते हो, पहली बात तो सही करो या गलत करो, ऑप्शन दोनों है आपके लिए, और आप दोनों ही जगह मरोगे। लेकिन सही जवाब है 10,000 ही। तो जो आपने कैलकुलेशन करा 10,000 का, वहीं पे रुक जाना था। अगर उसके आगे उन्होंने पूछ लिया परचेज का बताओ, तो फिर आप करो क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग स्टॉक को माइनस, नहीं तो मत करना। और जो लोग ओपनिंग स्टॉक को प्लस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने वाले हैं, आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। क्या खुद सोचिए उसके बारे में, पर ऑब्वियसली वो बड़ी गलती है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। 113 में अपने को बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ पीरियड 17,500 का लेबर आवर्स है, जो कि स्टैंडर्ड है। सॉरी, लेबर आवर्स वेर वर्कड, तो लेबर आवर्स अगर वर्क हुआ है तो ये एक्चुअल आवर्स है। सो एक्चुअल आवर्स इज 17,500, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 6.5 पर आवर, सो स्टैंडर्ड रेट इज 6.5 पर आवर। फिर अपने को बोला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 7,800 का, बोलता है कि आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितना है। सो दे आर आस्किंग अस एसएच बता दो। तो यार वो तो बता देंगे हम। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एसआर ब्रैकेट में एसएच माइनस एएच। सो बेस्ड ऑन दिस हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस है 7,800, और ये फेवरेबल भी था, जहां मैंने पढ़ा था फेवरेबल है, तो फेवरेबल होने से आगे माइनस साइन लगाने की दरकार नहीं है, 7,800 लिखो। रेट अपनी 6.5 की, स्टैंडर्ड आज हम ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल आज हमें पता है 17,500। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड आज विल बी इक्वल टू 7,800 डिवाइडेड बाई 6.5 प्लस 17,500, कितना होता है 78 डिवाइडेड बाई 6.5 प्लस 17,500, ये रिजल्ट हो गया 18,700। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 113 इज डी। क्वेश्चन नंबर 114 एक रिपीट क्वेश्चन है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस को मैं छुड़वाऊंगा, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटीरियल लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल। इनमें से कौन से खर्चे को हम नॉर्मल लॉस नहीं गिनते हैं। पहला आ गया लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, भाई यही एबनॉर्मल है, पहला ही एबनॉर्मल है, और आपको बोला नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल, मतलब ये हमसे एबनॉर्मली खोजने को बोल रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस शुड बी ए। बी नंबर नॉर्मल होता है, क्योंकि पिल्फरेज होता है, छोटी मोटी चोरी हर कोई कर लेता है। अब पिल्फरेज का एग्जांपल बहुत सिंपल है, आपने पापड़ सुखाए हैं या फिर पापड़ बना रहे हो, तो जो पापड़ की लोई होती है ना, वो तो कोई भी खा जाता है उठा करके, ठीक है ना। तो अगर बन रहा है तो कोई भी रैंडम पड़ोसी आएगा, आकर उठा करके खा जाएगा। अचार आप बना रहे हो, अचार कि जब आप अचार बनाने से पहले आम को सुखाते हो, तो वो सुखाने में ना मीठा हो जाता है थोड़ा सा, उसको भी उठा करके कोई भी खा के चला जाता है। तो सुखाया बहुत सारा, उसमें थोड़ा सा गायब हो गया, उसे हम कहते हैं पिल्फरेज। नॉर्मल है, सब जगह होता है। अब लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, यानी बल्क को ब्रेक किया तो उसकी वजह से कोई लॉस हो गया, ये भी नॉर्मल ही लग रहा है सुनने में। एंड लॉस ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल फ्रॉम कंटेनर टू कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, वो भी नॉर्मल है। यानी देखा जाए तो सारे ऑप्शंस नॉर्मल है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया रबा रबा। सो यस, ए नंबर ऑप्शन जो है वो एबनॉर्मल होगा। इसका आंसर गलत टिक किया हुआ, आप इसको ठीक कर लीजिए। द आंसर शुड बी ए।
क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, अरे सेम क्वेश्चन है, प्लीज काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 काट दीजिए। 117, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन एन एनुअल बेसिस। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, नो। कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, नो। ये दोनों मिला के मिनिमम होते हैं, ये दोनों इंडिविजुअली मिनिमम नहीं होते। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, एकदम सच है ये। टीओसी इज इक्वल टू टीसीसी, एकदम परफेक्ट है ये। विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, परचेज प्राइस भी कोई मिनिमम नहीं होता है। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ये हमने बहुत बार देखा है, बिट क्वेश्चंस में भी इसको बहुत बार देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119, 119 इज अ रिपीट क्वेश्चन, यू कैन स्किप दिस, कैंसिल आउट कर दो ताकि एग्जाम से पहले आपका समय बचे। क्वेश्चन नंबर 120 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है वाइडली, द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव्स एब्सर्ड रिजल्ट, सबसे एब्सर्ड रिजल्ट कौन देता है? तो भैया यहाँ पे सबसे एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है इन्फ्लेटेड प्राइस। भाई ये मेथड का ही नाम नहीं सुना हमारा, हमने सिंपल वेटेड मूविंग भी इतना खास नहीं सुना, लेकिन फिर भी इनके नाम सुने हुए हैं। ये इन्फ्लेटेड तो हमने सुना हुआ ही नहीं है, तो इसे प्लीज एज अ फैक्ट याद कर लें। जब मैं लिखता हूं ना फैक्ट की तरह याद कर ले, इसका मतलब हो सकता है कईयों ने ये फर्स्ट टाइम सुना हो, तो इसको ऐसे ही कंठस्थ कर ले, ऐसे ही याद कर ले, एग्जाम में आया तो हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 121, व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। Question number 122, under the FSN system of inventory control, inventory is classified on the basis of, तो भैया FSN होता है फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग, करेक्ट। तो इसमें जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। क्या ये वॉल्यूम के हिसाब से होती है? ना। क्या ये क्रिटिकलिटी पे होती है? क्रिटिकलिटी पे भी नहीं बोल सकते इसको आप, क्रिटिकलिटी पे होते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है, ये नहीं होती। और वैल्यू ऑफ आइटम पे भी नहीं होती, ये एबीसी बोल सकते हैं एक तरह से, पर ये अगेन एफएसएन में नहीं होता, तो एफएसएन में द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 123 पे चल रहे हैं, फॉर्म यूज फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल, इसको हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन यानी रिक्वेस्ट, ये तो मतलब क्लियर ही है, बहुत ही सिंपल सा है, परचेज रिक्विजिशन नोट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 124, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू इज डन इन एबीसी एनालिसिस, ये भी बच्चा जानता है, ये एबीसी एनालिसिस में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 125 और 126 को एज अ फैक्ट याद करना, मैं डिस्कस नहीं करना क्योंकि आपने थ्योरी ज्यादा पढ़ी नहीं, तो ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है, प्लीज इनको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन अ बिन कार्ड। बिन कार्ड में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता? तो भाई बिन कार्ड का अपने को सिस्टम पता है, बिन कार्ड होता है एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, और उस क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड में तीन ही चीज रिकॉर्ड होती है। नंबर 1 योर रिसीट्स, कितनी क्वांटिटी रिसीट हुई। नंबर 2 योर इश्यूज, एंड नंबर 3 योर बैलेंस, करेक्ट। तो पहला ऑप्शन अपने को ये बोलता है मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, रिकॉर्ड होगा उसमें। नंबर 2 मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी इसमें रिकॉर्ड होगा। थर्ड है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, नहीं होता रिकॉर्ड, ना ही ये स्टोर्स लेजर में रिकॉर्ड होता है। काय को? क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, इसमें स्टोर्स का कोई लेना देना नहीं हुआ, इसलिए बिन कार्ड में एंटर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्लियर? लॉस ऑफ मटेरियल भी रिपोर्ट होता है, इश्यूज कॉलम में अंडर रिपोर्ट होता है, सो डी नंबर ऑप्शन भी क्लियरली इसका जवाब नहीं है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 128 नंबर के लिए, जो कि बोलता है भैया आप रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। गलत ऑप्शन यहां दिया हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। यहां बोलता है मिनिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब कुछ भी, तो वो गलत है। द करेक्ट आंसर शुड बी डी। तो 128 को भी आप कृपया करके ठीक कर लीजिएगा। 129 में चल रहे हैं, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, कौन से फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन है? तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का ये जवाब है, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। 129 के बाद वी आर जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 130। 130 में बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। द करेक्ट आंसर इज टाइम्स। ना ये रुपीज में होता है ना ये परसेंटेज में होता है, बिकॉज यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हो कॉग्स बाई एवरेज इन्वेंट्री। क्या यहाँ पे कभी भी हमने इंटू 100 किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो ये परसेंटेज में तो होएगा ही नहीं। दूसरा ये रूपी कट जाता है तो रूपी भी बचेगा नहीं, एंड एनी ऑफ द अबव होगा नहीं, तो बचा क्या? टाइम्स। बढ़िया। 131 में बोल रहा है जनरली अ डैश टीओ मतलब टर्नओवर रेशियो होना चाहिए मोस्ट लाइकली, एंड डैश डेज
एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज प्रेफरेबल। ओके ठीक है, सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन मैं ऐसा समझना चाहूंगा कि एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो हम क्या चाहेंगे, हाई या फिर लो। एंड सिमिलरली जो डेज ऑफ इन्वेंट्री है वो हम क्या चाहेंगे, हाई कि लो। तो भैया जवाब बहुत सिंपल है, हम डेज ऑफ इन्वेंट्री को चाहेंगे लो और एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम चाहेंगे हाई। तो इसका जवाब होगा यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। 132 में बोलता है कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर विच दे आर परचेज्ड इज प्रैक्टिस्ड अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब खरीदा उसके हिसाब से ही वो लोग इशू करते जा रहे हैं, उस मेथड को हम कहते हैं फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बढ़िया। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डज नॉट इंक्लूड, तो लैंडेड कॉस्ट में क्या होता है आप समझ लो, इसमें शिपमेंट गिना हुआ रहता है, हाँ गिना हुआ रहता है, कंटेनर का कॉस्ट रहता है, हाँ रहता है, लोडिंग रहता है, हाँ रहता है, अनलोडिंग रहता है, हाँ रहता है, लेकिन स्टॉक इंश्योरेंस नहीं रहता, क्योंकि स्टॉक इंश्योरेंस आपके कैरी करने का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैरी है। सो बेसिकली आपने माल या फिर जो भी बोल सकते हैं अपने कोई भी कंटेनर में आपने कोई भी अपना रॉ मटेरियल मंगाया, तो वो आपके यहाँ पे पोर्ट पे उतरा, फिर आपके फैक्ट्री में गया या फिर जहां पे भी आपके स्टोर में गया, स्टोर में वहां पे आपने उसको स्टोर किया, इंश्योरेंस कराया, तो ये तो बहुत दूर की बात है, तब तक तो उसका लैंडेड कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है। लैंडेड कॉस्ट के बाद में जब आप उसे कैरी करेंगे उसका कॉस्ट है वो, तो जाहिर सी बात है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटीरियल। एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग पीएल में डालते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसको, कोई गलती नहीं कर सकता। आइडल टाइम इनमें से आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच क्या क्या होता है, तो बोल रहा है पहला ऑप्शन फुल वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स। तो क्या आइडल टाइम पे पगार दी जाती है, तो जवाब है हाँ, आइडल टाइम इसीलिए तो आइडल है क्योंकि उस समय पगार दी जा रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। नंबर 2, नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, हाँ तो ये भी तो ठीक है। सो दे आर करेक्ट व्हेन दे आर सेइंग दैट बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि इसमें पैसे तो दिए जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, व्हेन अ डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन मंथली फिक्स सैलरी बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई अगर किसी को भी फिक्स सैलरी पे रखते हो तो वहां पे आइडल टाइम नहीं हो सकता। आप कहेंगे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, तो भाई आइडल टाइम जो होता है ना वो टाइमली बेसिस पे जिसको हम रखते हैं ना, सिर्फ वहीं पे कैलकुलेट हो सकता है। अगर कोई फिक्स बेसिस पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयड है तो उसका आप एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू आइडल टाइम यू कैन नॉट कैलकुलेट फॉर समबडी हु इज वर्किंग ऑन अ फिक्स्ड सैलरी। तो ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 एंड ऑनवर्ड्स अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी वही तैयार कर पाएगा या उनके जवाब दे पाएगा जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है। आई डोंट वांट टू मेस अप विद दैट, तो इसीलिए इनको मैं एक होमवर्क के तौर पे, फैक्ट के तौर पे आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं अप टू क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 141 में बोल रहा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड होता है, हाँ होता है। अब आप बोलेंगे सैलरी भी होता है क्या, अरे हाँ होता है। कॉस्ट में सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं होता, कॉस्ट की दुनिया में, आपके अकाउंट्स की दुनिया में अलग मतलब होता है आई नो, बट कॉस्टिंग में वेजेस सैलरी एक ही चीज है। अलाउंस भी इंक्लूड होता है, हाँ होता है। पेमेंट फॉर ओवर टाइम भी इंक्लूड होता है, हाँ होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 142, अब ये क्वेश्चन ना पहला तो आप लिख लो इस पे, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कैसे पता, सॉल्व किया है इसीलिए बता रहा हूं। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जवाब क्यों रॉन्ग आएंगे, क्योंकि यहाँ जो 90 रुपीज एन आर दिया ना, ये एक्चुअली 30 रुपीज एन आर रहा होगा कभी ना कभी सवाल में। इंस्टीट्यूट है, कॉपी तो कर लिया सवाल, ऑप्शंस पुराने ही रख दिया, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। भाई ऐसे करने से जवाब आएगा क्या, इसको 30 पर आर से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो हम 30 से इसको सॉल्व कर रहे हैं रिजल्ट मैच कराने के लिए, हालांकि सवाल में 90 दिया होता तो ये ध्यान रखना। सवाल बोलता है कि आपका स्टैंडर्ड आर्स है 60, आपका गारंटीड जो रेट है वो है 30, फिर इसके बाद में बोलते हैं रोवन प्लान में कैलकुलेशन करके दिखाओ अगर आपका एक्चुअल आर्स है 48। तो भाई बहुत ही सिंपल है, रोवन प्लान के हिसाब से जो फॉर्मूला होगा वो होगा AH इंटू रेट प्लस AH बाई SH इंटू SH माइनस AH इंटू रेट, ये चीज अलग ब्रैकेट में। तो ये हो गया अपना 48 इंटू 30 प्लस 48 बाई 60 इंटू 12 इंटू 30। लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व किया जाए। सो 48 इंटू 30 will give you a value of 1440 and 48 by 60 into 12 into 30
288, दोनों को जोड़ो, ये आ रहा है 1728। तो अगर आपको आंसर मैच कराना है तो 90 की जगह 30 लेकर के इसको सॉल्व करना होगा, तो आंसर मैच करेगा, नहीं तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने ऊपर लिखा दिया रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, हेल्से के हिसाब से सेम कैलकुलेशन करनी है, अब की बार 90 सही है, इन्होंने ऑप्शन पे काम किया, ऑप्शन ठीक कर लिए, करेक्ट। आप देख सकते हैं, एक चीज नोटिस करना, ये ऑप्शन सारे पुराने हैं, है ना, ये एक ही ऑप्शन है जो इन्होंने नया किया है, जो भी वैल्यू रही होगी उसको इंटू 3 कर दिया इन्होंने, क्योंकि इसको 30 से 90 किया इन्होंने। तो आप देख सकते हैं बाकी सारे ऑप्शंस पुराने हैं, वो छोटी वैल्यू के हैं, ये बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे ही ऑड वन आउट हम कर सकते हैं, बट फिर भी हेल्से के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 48 इंटू 90 प्लस 50% इंटू 12 इंटू 90। लेट अस सॉल्व दिस। 48 इंटू 90, ये हो गया 4320 प्लस 12 इंटू 90 इंटू 0.5, ये हो गया 540, एंड दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 4860। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 144 में बोलता है ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स बाई, ये अब हो गया कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, प्लीज इस पे लिख लीजिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसको मैं कंट्रोवर्शियल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, उस समय भी कोई खास समझ में नहीं आया था, बट ठीक है, वी ट्रीटेड दिस। तो वहां पे ये सेम क्वेश्चन में जवाब दिया हुआ था ओवरहेड कॉस्ट, सेम क्वेश्चन में जवाब दिया हुआ था ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। अर्जेंट ऑर्डर, तो भाई ये क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे है या आपका खुद का है, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय इसका क्वेश्चन नंबर 58 में खुद इंस्टीट्यूट ने ओवरहेड कॉस्ट जवाब दिया है, और अब ये पलट गए और अब ये जवाब दे रहे हैं रिस्पेक्टिव जॉब। तो भाई दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि भाई क्लाइंट आपको ये कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, तो उस केस में तो आप उसको ओवरहेड चार्ज करके दोगे। लेकिन अगर आप जनरली ही आप ये काम करते हो तो उस केस में आप वेजेस को इन्फ्लेट कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे अब क्या जवाब जाए क्या नहीं जाए, तो भैया ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ओवरहेड होगा कि रेस्पेक्टिव जॉब। अगर ये एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए, आई वुड गो विथ रेस्पेक्टिव जॉब, लेकिन अगेन ये जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से बहुत क्लैरिटी नहीं है मेरे को, तो कैसे जवाब देंगे आई हैव नो आइडिया, बट विल स्टिल विद गो विथ रेस्पेक्टिव जॉब, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 144 का सही जवाब देने के चक्कर में क्वेश्चन नंबर 58 हो गया है गुड़गोबर, तो ये प्लीज नोट कर लेना, कंट्रो विथ क्वेश्चन नंबर 58। अच्छी प्रिपरेशन की यही खास बात है कि आप प्रिपेयर करते वक्त इधर उधर आगे पीछे सब चीज से कनेक्ट करो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा था ना, तो अभी आप ये कनेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ सारे पार्ट देख लो अच्छे से। और मैं मेहनत करके हर एक चीज को समझा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आई वुड वांट कि एमसीक्यूज में आप भी थोड़ा एफर्ट दे दें। अगर हर एक चीज को अच्छे से कर लिया, एमसीक्यू में अच्छे नंबर आ जाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज डू ऑल द क्लासेस विथ मी। चलो क्वेश्चन नंबर 145। अब इस तरह के सवाल बेट क्वेश्चंस में भरे पड़े थे। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ टोटल टाइम स्पेंट बाय द वर्कर इनसाइड द फैक्ट्री, इसे हम कहते हैं टाइम कीपिंग। अब आप कहेंगे फिर टाइम बुकिंग क्या होता है, तो भाई अगर कोई वर्कर 50 घंटे फैक्ट्री के अंदर काम किया तो इसे हम कहते हैं टाइम कीपिंग। लेकिन वो 50 घंटे उसने कहां कहां काम किया उसे अगर हम नोट करें तो उसे हम कहते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। सो एक हो गया कीपिंग और एक हो गया बुकिंग, बस इन दोनों का आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो ये तो हो गया टाइम कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 146 बोल रहा है कि नॉर्मल आइडल टाइम को कैसे ट्रीट करें, तो इसको आप वेज रेट बढ़ा के भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर ओवरहेड में भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 146 का सी। 147 में बोलता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सेपरेशन। इजी था। क्वेश्चन नंबर 148, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर इज द कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस अंडर विच स्कीम। अच्छा, तो ये तो भैया गारंटीड वेज रेट का वैसे फॉर्मूला है। सो कौन सी स्कीम में जाएगा, गारंटीड वेज रेट स्कीम में, शायद टाइम रेट सिस्टम। हाँ एक ही बात है, टाइम रेट सिस्टम में ही गारंटीड वेज रेट होता है, तो फिर टाइम रेट बोल लो या कुछ भी बोल लो। अब आप कहेंगे सर बाकी सारे क्यों नहीं हुए, तो बाकी इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहाँ आप समय के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो। इंसेंटिव प्लान जो होता है उसमें बोनस भी इंक्लूडेड होता है, एंड जो पीस रेट होता है उसमें आवर्स के हिसाब से नहीं होता, पीस के हिसाब से या फिर यूनिट्स के हिसाब से होता है। और अटेंडेंस सिस्टम क्या होता है, अटेंडेंस सिस्टम कहीं पे भी प्रैक्टिकली हमने नहीं पढ़ा, तो फिर ये ऑप्शन होने का चांस ऐसे भी कम था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। बोलता है कि हेल्से के सिस्टम में जब बोनस कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 50% लगाते हैं भाई, 50%। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 में बोल रहा है वर्कर विल अर्न वेजेस अंडर हेल्से एंड रोवन इफ द टाइम सेव्ड इक्वल्स। अरे भाई, विल अर्न इक्वल वेजेस होना चाहिए था, एक इक्वल वर्ड तो डालते। विल अर्न इक्वल वेजेस अंडर हेल्से एंड रोवन, ये भी बहुत बार हमने सवाल बनाया, बिट क्वेश्चंस में भी कवर्ड था। 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, कई बच्चे ना अभी बिट क्वेश्चन सुन करके घबरा रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो भाई एक तो YouTube पे भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, बिट क्वेश्चंस 2016 के सिलेबस में जो MCQ होते थे उनके कंपाइलेशन को बिट क्वेश्चंस कहते थे। आई थिंक 2016 में तो थे ना, हाँ 2016 में थे। और फिर जब इंस्टीट्यूट माइग्रेट करके 2022 सिलेबस में आया तो उन्होंने क्वेश्चन बैंक निकाल दी। तो बिट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट, PTP, MQP, इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिनको कंपाइल करके हम सवाल बना रहे हैं आपके लिए। जाहिर सी बात है, इट इज गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट। हाँ, वैसे बिट क्वेश्चंस को हमने बहुत ज्यादा कवर इसमें नहीं किया है, हालांकि कई क्वेश्चंस वहां से कवर हो गए, बट उसका अलग अलग से देखने का मन करे तो देख सकते हो, मना नहीं है। लेबर एफिशिएंसी पे आते हैं। लेबर एफिशिएंसी को कैसे टटोलते हैं भाई? दो तरीके होते हैं, या तो आप करते हैं SH/AH या फिर करते हैं AQ/SQ। तो यहां पे अपने पास में सब टाइम के हिसाब से है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर A विच इज SH/AH। 152 में बोल रहा है कि वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स इज ₹500, यानी 500 रुपए मिल रहे हैं 8 घंटे काम करने के। 1 घंटे के कितने हो गए भैया? 1 घंटे हो गए हो 62.5। फिर अगला बोलता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट्स का, एक्चुअल आउटपुट है 120 यूनिट्स का। अब ये पर डे बेसिस पे है, इसका मतलब अब पूरा सवाल ही बदल गया। आपको 500 रुपए मिलते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 100 यूनिट बनाएंगे, यानी 5 रुपए पर यूनिट का आपका पीस रेट निकल करके आया। अगर आपने 120 यूनिट बनाए तो उस हिसाब से पीस वेजेस आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 600 रुपए। कैसे हुआ फिर से समझना? एक दिन का मिल रहा है 500 रुपए और एक्सपेक्ट किए थे 100 यूनिट आप बनाओगे तो पर यूनिट का बनता है 5 रुपए। आप बनाए 120 यूनिट, ज्यादा लेकर के जाएंगे, टोटल अमाउंट टेकन विल बी 600। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 8, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 6 और रेट दिया हुआ है 100। रोवन प्लान के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा? सो रोवन प्लान के हिसाब से फॉर्मूला होगा AH इंटू R प्लस AH/SH इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 प्लस 6/8 इंटू 2 इंटू 100। सॉल्व करो तो 6 इंटू 100 M प्लस 6/8 इंटू 2 इंटू 100 M प्लस MRC, वैल्यू आ रहा है 750 रुपीज। 750 rupees is the answer for question number 153. क्वेश्चन नंबर 154, एक्चुअल आउटपुट है 8 घंटे का, 700 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट था 90 यूनिट्स करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो भैया आप 1 घंटा काम करते तो आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप 90 यूनिट्स बनाओगे। अगर आप 8 घंटा काम किए तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते थे हम 8 इंटू 90 होते हैं 720 यूनिट। तो ये हम आपसे एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन आपने एक्चुअल में 700 यूनिट ही बनाए। दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट। सो AQ इज इक्वल टू 700, योर SQ was 720। तो आप अपना एफिशिएंसी कैलकुलेट करवा लो। एफिशिएंसी विल बी 700 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100। तो रिजल्ट आ रहा है 97.22%। 97.22% इज अवर एफिशिएंसी रेशियो। फॉर्मूला होता है AQ/SQ या फिर SH/AH भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 155 में चलते हैं। 155 में बोला है कि फिक्स कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय अ चेंज इन आउटपुट, बट दिस स्टेटमेंट इज वैलिड प्रोवाइडेड। भैया प्रोवाइडेड यही है कि आपके आउटपुट में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आ जाना चाहिए। इसका मतलब 1000 यूनिट बढ़ाते बढ़ाते आप 1200 यूनिट बना रहे हो, चलेगा, उसमें आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। पर 1000 यूनिट बनाते बनाते आप 10,000 यूनिट बनाने लग जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट माइट चेंज। क्लियर? इसका एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि स्लैब बेसिस पे फिक्स कॉस्ट वर्क करता है। और एग्जाम्पल मैंने ऐसे भी दिया कि मान लो मेरा सेंटर है, कैपेसिटी है 200 बच्चे की, तो अगर 150 बच्चे बैठे हैं मेरा उतना ही फिक्स कॉस्ट लगना है, और 180 भी हो जाए, 150 की जगह 180 भी हो जाए तो भी उतना ही लगना है। बट व्हाट इफ 400 स्टूडेंट्स रजिस्टर, 400 स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे तो मुझे और ज्यादा जगह लेनी पड़ेगी, माई फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 156 बोल रहा है डैश कैपेसिटी इज डिफाइंड एज यूजुअली,
सॉरी एज एक्चुअली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। भाई ये डेफिनेशन के हिसाब से तो यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी ही आना चाहिए था, बट एक्चुअल कैपेसिटी इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द ऑप्शंस। तो ये भी मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं या फिर रॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 157 में चलते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट। भाई साहब इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम या तो मैक्सिमम कैपेसिटी कहेंगे या फिर थियोरेटिकल कैपेसिटी कहेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो विल गो विथ थियोरेटिकल कैपेसिटी। 158 is a repeat question, we can just leave it. 159 distribution of service department cost to production department using different assumption and method is known as। जब आप सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दो नाम है, या तो हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कहेंगे रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, सो द वर्ड हियर इज रीअपोर्शनमेंट। क्वेश्चन नंबर 160 बोलता है पैकिंग कॉस्ट इनमें से कहां जाएगा, क्या प्रोडक्शन में जाएगा, हाँ जा सकता है अगर प्राइमरी हो तो। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, हाँ भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा सकता है अगर सेकेंडरी हो तो भाई बेसिकली एबीसी कहीं पे भी जा सकता है। विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी, इट मे बी इन एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 161 which of the following is not treated as a manufacturing overhead? lubricant ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हैं, ये वही है। कॉटन का वेस्ट भी फैक्ट्री ओवरहेड ही होगा। अपोर्शन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये जा सकता है इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इसको भी एक बार फैक्ट्री ओवरहेड में डाला जा सकता है। लेकिन नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस। जब रेगुलरली हो रहा है तो फिर वो वेज को बढ़ा देता है, इट शुड गो इनटू वेजेस। क्लियर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अब इसको याद करना इंपॉर्टेंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट। Question number 162, the difference between actual factory overhead and absorbed factory overhead will usually be at minimum provided predetermined overhead rate is based on। अब ये बहुत मस्त बोला, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड के बीच का फर्क कम से कम होगा अगर आपने प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट इस कैपेसिटी पे कैलकुलेट करी तो मैक्सिमम पे करोगे तो सब गुड़गोबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम कुछ सोचता अलग है, होता कुछ अलग है। डायरेक्ट लेबर आर पे करोगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर आर एक्चुअल में कितना लगा, आपने पहले बजट कितना बनाया वो भी अपने को नहीं मालूम। मशीन आर अगेन वेग है, पहले कितना बजटेड है अब कितना है पता नहीं। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी पे किया तो सही होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी की कैलकुलेशन करता है। अब अगर आपने डिमांड को ध्यान में रख करके कैपेसिटी कैलकुलेट करी, उसके हिसाब से अपनी प्री डिटरमिन्ड रेट निकाली और एक्चुअल जब फैक्ट्री में ओवरहेड लगा तो वो भी डिमांड के हिसाब से ही लगा, तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग ज्यादा अच्छी होगी। एंड इसीलिए नॉर्मल कैपेसिटी अगर आपने यूज करा है टू कैलकुलेट योर प्रीडिटरमिन्ड रेट तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अगेन इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज हायर देन द ओवरहेड इनकर्ड, तो आपने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया, इतना खर्चा ही नहीं हुआ था, इसे हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 164, which of the following overhead cost may not be apportioned on the basis of direct wages? अच्छा, वर्कर्स हॉलिडे पे, प्री रिक्विजिट, ईएसआई, मैनेजेरियल सैलरीज। ओके ओके ओके, तो बेसिकली बोल रहा है इनमें से कौन सा नहीं जा सकता वेजेस के हिसाब से, तो भैया ए बी सी तो जाएगा क्योंकि वो वेजेस की पार्ट है, लेकिन डी नहीं जाएगा क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। जो मैनेजेरियल सैलरीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, वो वेजेस का पार्ट नहीं होता, तो इसका भी ख्याल रख लेना। हालांकि सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 165 एंड ऑनवर्ड्स, अब हम लोग यहाँ पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सवाल पा रहे हैं। सो मैं इनको कह सकता हूं कि आप इसको रीडिंग कैटेगरी में डाल दो, यानी जब आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार हो जाएं, नाम वाम पढ़े हुए हो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या नाम है, तभी आप इसको फॉलो करना। और ऐसे भी इसमें कुछ नया सिखाने को नहीं है, सो आई विल जस्ट गिव इट अ रीडिंग कैटेगरी, इसको पढ़ लेना। ये है यहां से लेकर के अप टू क्वेश्चन नंबर 172, तो 172 तक यही चल रहा है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे।
173 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट, इनमें से कौन सा आइटम कॉस्ट में नजर नहीं आता? कैरेज इनवर्ड आता है, परचेज रिटर्न आता है, सेल्स कमीशन आता है, इंटरेस्ट पेड नहीं आता। सो द ऑप्शन इज डी, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर? अब लो जी, आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 174 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 184 तक टोटल 11 क्वेश्चंस ये रिपीट है। हम ऑलरेडी इनको सॉल्व कर चुके हैं इन आवर फर्स्ट पार्ट। ये रिपीट है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, इतना रिपीट क्वेश्चन आ कैसे गया? तो ये रिपीट आ गया क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी हैं क्वेश्चंस, एंड आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है। एंड जब ये मटेरियल मैंने बोला था अपनी टीम को बनाने के लिए, तो इतना उनके पास में रिसोर्स भी नहीं था और इतना उन्होंने दिमाग भी नहीं लगाया कि क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिपीट क्वेश्चंस हियर। तो मैंने इनको पहले ही मार्क कर लिया, लाइन से ही हैं सारे, तो ये सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं, आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन बीच में है 179 का जो कि रिपीट नहीं है। सो 179 में बोला है सैलरी पेड टू ऑफिस सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ, तो भैया ऑफिस सुपरवाइजर, अब यहाँ बहुत डेंजर है। सुपरवाइजर वर्ड सुनते ही ना हमारे दिमाग में आता है FOH FOH, है ना? बट यार ये ऑफिस सुपरवाइजर लिखा है, फैक्ट्री सुपरवाइजर नहीं लिखा। तो ऑफिस आते इसका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, ना कि फैक्ट्री ओवरहेड। इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 50% बच्चे यही गलती कर देंगे। दे विल क्लिक ऑन, और क्लिक तो क्या करेंगे, मतलब टिक ऑन डी, जबकि करेक्ट आंसर होगा बी। और बाहर निकल करके भी उनको यही लगेगा भैया हमारा तो सही है। ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 185। अब यहां से शुरू हो गया है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के सवाल। तो अभी तक भी पार्ट 1 में भी ज्यादा देखने को नहीं मिले, और पार्ट 2 में अभी आए हैं ये, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल भरे पड़े हैं, बिट क्वेश्चंस में भी हमने बहुत किए हैं। पहला सवाल यह है कि अगर आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो आपने खर्चे दिखाए थे उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरुआत किए हैं तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में वापस एड बैक हो जाएगा। बेसिकली आपने खर्चे दिखाए थे तो ऐड बैक करेंगे, और अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से जा रहे हैं तो आप डिडक्ट करेंगे। तो इनके ऑप्शंस में है एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, यस दिस इज करेक्ट। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट गलत, इग्नोर्ड गलत, कॉस्टिंग पीएल गलत। समझ में आई बात? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खर्चा है तो ऐड बैक होगा और इनकम है तो डिडक्ट होगा। सेकेंड वाला करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप रिको स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट अकाउंट्स में दिखा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉस्ट के ही रिकॉर्ड्स में इसको ठीक करना चाहते हैं तो ऐड बैक कर दीजिए, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है पहले से दिखाया हुआ है, तो ऐड बैक कर दीजिए अगर आप कॉस्ट में है तो। और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट्स बुक्स में है तो आप डिडक्ट कर दीजिए। दो में से कोई एक काम करेंगे। तो पहला बोला एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट गलत, अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट में है तो डिडक्ट होगा। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट करेक्ट है, इग्नोर्ड गलत है, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग पीएल भी गलत है। ये एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट होता तो बेटर रहता। 187 में आता है, देखते हैं ये आपसे बनता है कि नहीं बनता। बोलता है ट्रांसफर टू रिजर्व आपने किया, तो पहला मैं बता दूं ट्रांसफर टू रिजर्व कॉस्टिंग में कहीं कवर नहीं होता, दिस इज कवर्ड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। तो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट में एक तरह का ये आपने डिडक्शन पहले से दिखा रखा है, तो इसका भी एक ही उपाय है, या तो आप इसे ऐड बैक करें इन द फाइनेंशियल प्रॉफिट, या फिर अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट के हिसाब से चल रहे हैं तो डिडक्ट करें। तो इन्होंने बोला एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये एकदम सही है। डिडक्ट किया जाए फाइनेंशियल प्रॉफिट से, गलत है। इग्नोर किया जाए, एकदम गलत है। कॉस्टिंग पीएल में डालने को भी बोल रहा है तो गलत है। सॉरी, कॉस्टिंग पीएल नहीं है, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट है, तो ऐड नहीं होगा, यहां से डिडक्ट होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। मैं एक को कॉस्टिंग पीएल पढ़ के निकला हूं, बच गए उसमें दो, लेकिन हाँ जो भी है नॉलेज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 188 में चलते हैं। रिको स्टेटमेंट बना रहे, इनकम दिखाया फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो भैया फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके पहले से बड़े हुए हैं, उसमें इनकम दिखाया हुआ है, तो या तो उसको आप डिडक्ट करें या फिर कॉस्ट अकाउंट्स को आप ऐड करें, दोनों में से कोई एक काम करें। तो बोला है फाइनेंशियल प्रॉफिट को आप ऐड करें, गलत, हम तो डिडक्ट करने की बात करें, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिडक्ट करें, ये ऑप्शन करेक्ट है, इग्नोर तो करिए ही मत, और डिडक्ट कीजिए फ्रॉम कॉस्टिंग पीएल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम कॉस्टिंग प्रॉफिट में इसको ऐड करने की बात करें, सो डी नंबर इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 189 में चल रहे हैं, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो इसमें आपका प्रॉफिट अंडर रिपोर्टेड है। क्या है? अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने उसको अंडर वैल्यू किया है। क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से प्रॉफिट कम होता है, और ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पे फाइनेंशियल प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट आ रहा है पहले से कम, तो या तो आप उसको ठीक करें यानी ऐड करें, या फिर कॉस्टिंग पीएल का लेस करें, तो दोनों में से कोई एक काम। फाइनेंशियल प्रॉफिट में या तो ऐड करें या फिर हमें कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिडक्ट करें, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 190 में बोलता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। द आंसर इज करेक्ट। नॉन इंटीग्रेटेड में ऐसा ही होता है। सेम लेजर्स आर मेंटेन, रॉन्ग। ए एंड बी बोथ नहीं, नन नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। दोनों के अलग अलग लेजर्स बनते हैं, दोनों की बुक्स ही अलग बनती है बेसिकली, उसी को हम कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 191, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की एंट्री क्या होती है, उसका डेबिट क्या होता है? तो भैया नॉन इंटीग्रेटेड अगर आप कर रहे हो तो आपका डेबिट होता है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो। टू, आप इसको परचेज कर रहे हो ना, तो इधर वेज आप इसे एसएलसी में डालोगे, स्टोर्स, सॉरी एसएलसी नहीं, सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री होती है, तो इसका मतलब डेबिट होगा स्टोर्स लेजर। परचेज अकाउंट गलत है, अगर आप इंटीग्रेटेड करते, इंटीग्रेटेड में भी नहीं होता। परचेज अकाउंट रॉन्ग है। मटेरियल कंट्रोल या फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जनरल लेजर को क्रेडिट करते हैं, आप इसे जनरल लेजर भी कह सकते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 192, कॉस्टिंग में लॉस है 5600 का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है 600 से। इसका मतलब यह है कि कॉस्टिंग में आपने 600 रुपए खर्चा कम दिखाया है, खर्चा कम है यानी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है एक तरह से। तो अगर आप अकाउंट्स के लॉस तक जाएंगे तो और 600 रुपए से आप खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। तो 5600 का पहले से लॉस चल रहा है, इसमें 600 का और खर्चा दिखा देंगे, तो टोटल लॉस 6200 का हो जाएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब ये सब पकड़ने के लिए भाई बहुत ज्यादा शार्प आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर आप इस तरह के सवाल नहीं बना पा रहे हैं तो आपको फीडबैक मिल रहा है कि आपने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 193 में चलते हैं। यहां बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये क्या समझ लो आप इस बात को, कॉस्टिंग प्रॉफिट में कौन सा आइटम ऐड होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल प्रॉफिट आए? तो इसमें या तो आप ऐड करेंगे एक ऐसा आइटम जो कि कॉस्ट एक्सक्लूसिव कॉस्ट है। अब इसका मतलब एक ऐसा खर्चा है जो कि सिर्फ कॉस्ट की दुनिया में रिपोर्ट होता है, जैसे कि इंप्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट वगैरह, या तो आप वो करेंगे या फिर आप डिडक्ट करेंगे। अच्छा डिडक्ट क्या करेंगे, हाँ, या तो आप डिडक्ट करें, एडेड ही तो बोला ना, तो एडेड में तो यार कॉस्ट ही आएगा, या फिर आप ऐड वो आइटम भी कर सकते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, उनको भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो यहां पे बोला इनकम टैक्स पेड, नहीं ये ऐड नहीं होगा, करेक्ट। नंबर 2 है ओवर एब्जॉर्प्शन। अरे भाई इस तरह का सवाल है क्या, तब रुको ढंग से समझना पड़ेगा, सवाल थोड़ा अलग स्टाइल का, मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट द फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड क्या कॉस्टिंग पीएल में वापस ऐड होना चाहिए? द आंसर इज नो। कॉस्टिंग पीएल में, सीपीएल में इनकम टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं होता, फाइनेंशियल प्रॉफिट में रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम सीपीएल में इसको ऐड कर दें तो हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, उसके अलग जा रहे हैं। ये लेस होता तो एकदम सही जाता, कॉस्टिंग में क्योंकि इनकम टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता, फाइनेंशियल प्रॉफिट में होता है, तो लेस करने से रिजल्ट आ जाता। यहां इन्होंने बोला है ऐड करने को, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा बोलता है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड। तो ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, आपने सीपीएल में मान लो 10,000 का खर्चा दिखा दिया, जबकि फाइनेंशियल प्रॉफिट में 8,000 का ही खर्चा है। तो आपके सीपीएल में अगर आप ऐड कर देते हैं 2,000 रुपए जो कि ओवर एब्जॉर्ब हुआ, तो खर्चा जो 10,000 दिखाया था वो रिकवर होकर के 8,000 का हो जाएगा, एंड दिस विल नाउ रिप्रेजेंट योर फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो एकदम सही बैठता है, ओवर एब्जॉर्प्शन विल गो इन दिस। इंटरेस्ट पेड अगेन ऐड नहीं होगा, डिडक्ट होने पे आंसर आया था, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा नहीं। क्लियर? सो अगेन दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाले से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 194 बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इनमें से कौन से अकाउंट को बनाने की नेसेसिटी को खत्म कर देता है? द ऑप्शन इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल, स्टोर्स लेजर, ओवरहेड एडजस्टमेंट, या फिर नन। तो भैया सीएलसी, क्योंकि सीएलसी ना सारे पर्सनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और अब आप इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करने लग जाते हो, सो डेटर क्रेडिटर सभी मेंटेन करते हो, तो उस केस में आपको सीएलसी की दरकार नहीं पड़ती है। क्लियर? परफेक्ट। सीएलसी बोल लो या फिर जनरल लेजर बोल लो, तो वो जो भी है उसका नाम कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 195, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अमाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज, द अमाउंट मेड टू डबल, क्या इसका था? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में
आप डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कौन सा लेजर यूज करते हो? ऑब्वियसली वी यूज जनरल लेजर या फिर सीएलसी, आप जो भी बोल लो। बेसिकली सारे पर्सनल अकाउंट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन से लेजर को यूज किया जाता है? वी यूज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 196 इज अ रिपीट क्वेश्चन, इसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 197, नोशनल कॉस्ट का बोला है क्या करना चाहिए, तो बोलता है नोशनल कॉस्ट मे बी इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स भी शामिल है, और फाइनेंशियल अकाउंट्स कोई भी तरह के नोशनल खर्चे को इंक्लूड करने की परमिशन नहीं देता। इट मे बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, हाँ नॉन इंटीग्रेटेड में इंक्लूड कर सकते हो। कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रेटेड गलत है। आर नॉट अकाउंटेड इन एट ऑल इन इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, अरे यार ये भी गलत है। सो बेसिकली विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए एकदम अच्छा ऑप्शन था, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल अकाउंट साथ में बन रहे हैं, वहां पे नोशनल खर्चों की कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 198, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इफ मटीरियल वर्थ ₹500 इज रिटर्न टू द वेंडर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स? तो भैया अगर आप रिटर्न करो वेंडर को, तो फिर ये टेक्निकली होना चाहिए जनरल लेजर कंट्रोल टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, ठीक है ना, आमतौर पे ये होना चाहिए। तो यहां पे इसका जवाब दिया है कि भैया हमको डेबिट करना है किसको? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो एकदम परफेक्ट है ये, ठीक है, परफेक्ट। और इसके अलावा और क्या भाई? अच्छा इसमें देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी डाला है और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी डाला है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसमें सेलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। ऐसे तो अपने दोनों साथ साथ ही पढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट यहाँ पे जनरल लेजर के साथ में इन्होंने गया, कॉस्ट लेजर भी दिया हुआ था ऑप्शन में। एनीवेज 199 में चलते हैं। 199 में अपने को बोल रहा है कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स? सेल्स रिकॉर्ड करोगे इंटीग्रेटेड में, तो फिर वो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पे बोल रहे हैं नो एंट्री गलत, डेबिट करो सेल्स ये भी रॉन्ग, कैश कैश और बैंक टू सेल, हाँ ये वाला ठीक है, डेटर नहीं तो कैश बैंक जो भी कर लो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये बोल रहा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू सेल्स, ये नहीं होगा बच्चा, ये नहीं होगा, ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का बात कर रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड का नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। एंड देन वी आर जंपिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 200 कवर कर रहे हैं। यहां बोल रहे हैं भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज मोस्ट लाइकली नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स? तो इनमें से कौन सा है जो कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं होता? तो नोशनल रेंट इंक्लूड नहीं होता, डोनेशंस मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड, सॉरी यार गजब ही चीज है, वही मैं बोला क्या बात है। Which of the following item is most likely to be included in cost accounts? यानी इनमें से कौन कौन सा कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड होता है? नोशनल रेंट इंक्लूड होता है, सारे इंप्यूटेड आइटम कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं, सो ये है करेक्ट। लेकिन डोनेशन ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ना, एंड रेंट रिसीवेबल ना, ये सारे अकाउंटिंग आइटम्स हैं, सो दिस इज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सो विद दैट बीइंग सेड, क्वेश्चन नंबर 200 भी यहाँ पे होता है ओवर, एंड इसी के साथ पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे हम लोग करते हैं अकम्प्लिश। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।